हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस जोन में। मैं सुमित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता को पढ़ाए थे, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक डिस्कस किए थे और उन सारे अनुच्छेद को पूरे कॉन्सेप्ट के थ्रू क्या था समझे थे और कौन कौन से अनुच्छेद इम्पोर्टेंट होते हैं और कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे पॉइंट को हम बताए थे। तो दोस्तों, आज का एक नया टॉपिक है मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स। यह जो मौलिक अधिकार है यह भाग 3 के अंतर्गत आती है। जो अनुच्छेद जो है यह अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अनुच्छेद कितने से कितने तक है, तो यह अनुच्छेद जो है अनुच्छेद की बात की जाए तो यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। और प्रीवियस क्लास हम पढ़ाए थे कि भाग 2 अर्थात अनुच्छेद 5 से 11 पढ़ा दिए थे। आज 12 से 35 जो भाग 3 के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, पहले हम समझ लेते हैं मौलिक अधिकार है क्या, उसको हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अनुच्छेद पर। तो मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीने के लिए यह अति आवश्यक होती है। अगर इस मौलिक अधिकार को छीन लिया जाए तो उस व्यक्ति का जीवन नहीं रह जाएगा, बल्कि एक जेल में बैठे हुए कैदी के समान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैदी को देखा जाए जेल में तो 80 से 90% अधिकार जो होता है वो उससे छीन लिया जाता है। कुछ अधिकार ही क्या दिए जाते हैं कि कौन कौन से अधिकार, जैसे देखा जाए कौन कौन से अधिकार छीन लिए जाते हैं, जैसे बोलने का अधिकार हो गया, घूमने का अधिकार हो गया, चुनाव लड़ने का अधिकार हो गया। इन सारे अधिकार को क्या छीन लिए जाते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है वह क्या था, किसी भी सरकार जो होती, कोई भी सरकार हमारे मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकती है, या कोई पब्लिक जो है हमारे मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकती है। हालांकि मौलिक अधिकार को निलंबन करने का किसका है? मौलिक अधिकार को निलंबन करने का अधिकार जो है वह राष्ट्रपति जी के पास है। निलंबन कौन कर सकती है? तो मौलिक अधिकार को निलंबन जो है वह राष्ट्रपति कर सकती है, वो भी कुछ समय के लिए। जैसे आपातकाल के दौरान क्या होता है, हमारे मौलिक अधिकार जो है वह छीन लिए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद जब आपातकाल समाप्त हो जाती है तो उस मौलिक अधिकार को फिर लौटा दिया जाता है। लेकिन हमारे मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने का अधिकार किसका है? प्रतिबंधित या हटाने का अधिकार किसका है? मौलिक अधिकार को हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। वह किसके पास है अधिकार? तो वह संसद के पास है। अर्थात किसी भी मौलिक अधिकार को तथा हटाने का या पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद के पास है। जैसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, अब उसे कानून के अधिकार के कानूनी अधिकार में तब्दील कर दिया गया और संपत्ति का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 300 के ए में कानूनी अधिकार में दे दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि संपत्ति का अधिकार ऐसा अधिकार था जो किसी भी व्यक्ति के संपत्ति को आप छीन नहीं सकते हैं। जैसे कोई भी, जैसे सरकार जो है वह रोड बना रही है, सड़क बना रही है देश के विकास के लिए, उसी सड़क के सीमाने में कोई भी पब्लिक की जमीन आ गई और वह पब्लिक जो है वह उस जमीन को देना नहीं चाहती है। अब तो देश के विकास के लिए सड़क तो होना चाहिए और वह पब्लिक उस सड़क को देना नहीं चाहती है, तो फिर विकास का कार्य कैसे होगा? तब क्या हुआ था, मोरारजी देसाई के टाइम पर क्या हुआ था, इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, अब इसे कानूनी अधिकार में तब्दील कर दिया गया और अब जो है कोई भी व्यक्ति अपने संपत्ति को सरकार को देने से नहीं रोक सकेगी। क्योंकि वह मौलिक अधिकार में नहीं आता है संपत्ति का अधिकार। फिर भी वह जमीन लेगी तो सरकार जो है एक निश्चित मुआवजा देगी उस जमीन के लिए और उस जमीन को वह ले लेगी। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे या मौलिक अधिकार क्या होते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार को अगर छीनेगी तो कोई ना कोई तो इसके रक्षक तो होना चाहिए। तो मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? आप याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। अर्थात हमारे मौलिक अधिकार को कोई सरकार छीन रही है या कोई आम पब्लिक छीन रही है तो उसकी रक्षा कौन करेगा? तो यह सुप्रीम कोर्ट करेगी। जैसे यह मान लिया जाए कि अगर अगला जो चुनाव होगा लोकसभा की, इसमें यह मोदी जी यह पारित कर दे कि सरकार के खिलाफ किसी को बोलने का अधिकार नहीं दिया जाए, तो क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? क्या करेगी? उस प्रस्ताव को वह खारिज कर देगी। क्यों? क्योंकि वह आम जनता के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए वह क्या करेगी? उस प्रस्ताव को खारिज कर देगी। अर्थात किसे कहा जाता है मौलिक अधिकारों का रक्षक? किसे कहा जाता है? तो वह सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों को कहा जाता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक अर्थात रक्षक कहा जाता है।
यह जो मौलिक अधिकार जो है यह कहाँ से लिया गया है, तो आप याद रखिएगा मौलिक अधिकार जो है वह यूएसए के संविधान से लिया गया है। और भाग 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है अधिकार होता है। यह मैग्ना कार्टा जो है यह एक फ्रेंच शब्द है जिसका पहला प्रयोग यूएसए ने किया था। तो चलिए दोस्तों, आप समझ गए हमें कि मौलिक अधिकार क्या है और इसकी कितनी पावरफुल है यह मौलिक अधिकार। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बारी बारी से अनुच्छेद 12 से 35 तक देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 12 से शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है उन पॉइंट को देखते हैं। तो अनुच्छेद 12 में कहा गया है, राज्य की परिभाषा दिया गया है। राज्य की परिभाषा इसका मतलब क्या होता है कि राज्य सरकार जो है कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे क्या किसी भी आम जनता के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। अब राज्य का कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई बिहार हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया। राज्य का कहने का यह मतलब है कि कोई भी निश्चित क्षेत्र में जब भी कोई कानून लगती है तो उस निश्चित क्षेत्र को भी हम राज्य कह सकते हैं। जैसे केंद्र सरकार जो है वह भारत में नियम बनाती है तो वह भी क्या भारत एक क्या राज्य है। और क्या बिहार भी क्या, बिहार के अंतर्गत भी सरकार जो है वह नियम लगाती है तो वह भी एक क्या है राज्य है। एयरपोर्ट अथॉरिटी लिया जाए, एयरपोर्ट अथॉरिटी जो होती है उसके अंदर जो भी नियम लगती है वह भी एक प्रकार का राज्य है। जैसे बिजली ऑफिस के अंतर्गत भी जितने भी नियम कानून लगते हैं वह भी एक क्या राज्य है। अगर कोई व्यक्ति अवैध पूर्वक किसी भी बिजली को ले रही है, बिजली यानी कि वह लाइट ले रही है और उसके बदले वह रुपए नहीं दे रही है, तो क्या उसको सुलझाने के लिए नरेंद्र मोदी आएंगे? तो नहीं। तो इसके लिए क्या होगा, वह जो बिजली ऑफिस के अंदर जितने भी अधिकारी है वह उसे क्या करेंगे, दंड देंगे और उसके बदले जो भी मुआवजा है उस मुआवजा को लिया जाएगा। यानी कि जो भी दंडात्मक काम होगी वहाँ के जो बिजली अधिकारी है वह उस मामला को सुलझाएंगे। तो यह जो राज्य होती है उसमें नियम कोई भी केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है, या कोई लोकल गवर्नमेंट है वो भी बना सकती है। तो अनुच्छेद 12 को आप समझ गए कि राज्य की परिभाषा इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अनुच्छेद 13 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है कि मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण कहा गया। मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करने का क्या मतलब है, जहां एक तरफ सरकार जो है मौलिक अधिकारों को दे रही है वही दूसरी तरफ उस मौलिक अधिकार को लिमिटेशन में रखने का काम करती है। इसका कहने का क्या मतलब हो गया, जैसे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत क्या हमें बोलने का अधिकार है। तो बोलने का यह मतलब नहीं है कि सरकार को हम जाकर गरिया देंगे कि आप ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे हैं, वैकेंसी क्यों नहीं निकाले, इसके खिलाफ हम गाली देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब क्या बोलने का अधिकार है तो एक लिमिट में रहकर आप उस सरकार की निंदा कर सकते हैं, गाली नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए अनुच्छेद 13 का मतलब क्या आ गया, मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण। अब देखते हैं अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया। अनुच्छेद 14, इस अनुच्छेद 14 में 2 बातें कही गई है। कौन सी 2 बातें कही गई है? पहली बातें क्या कही गई है, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता, या कानून के समक्ष समानता जो है या ब्रिटेन से लिया गया है, या ब्रिटेन में यहाँ क्या कानून के समक्ष समानता है। और दूसरा में क्या कहा गया है कि कानून के समान संरक्षण। इसका मतलब क्या हो गया, यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब देखिए कानून के समक्ष समानता, पहले इस पॉइंट को हम समझते हैं। कानून के समक्ष समानता क्या है, मतलब कानून के सामने जो है कोई भी क्या व्यक्ति समान है। अब क्या आता है, अदालत के सामने एक क्या था, लड़की का आंख पर पट्टी लगी होती है, तो उसका क्या मतलब होता है कि उस जज के सामने क्या पट्टी लगी हुई है और उसके आगे चाहे वह प्रधानमंत्री का बेटा हो या राष्ट्रपति का बेटा हो या फिर एक मजदूर का बेटा हो, हम आंख पर पट्टी लगाए हुए हैं और हमारे सामने जो है वह सब समान है और जो भी सजा होगी चाहे वह प्रधानमंत्री का बेटा हो या एक किसान का बेटा हो, सभी को समान सजा दिया जाएगा। तो इसी कहने का मतलब है कानून के समक्ष समानता। लेकिन यहाँ पर कानून के समान संरक्षण है, यहाँ पर कहने का अर्थ दूसरा हो जाता है। क्या हो जाता है दूसरा, जैसे एक क्लास में अभी कोई 2 व्यक्ति, जैसे कोई एक युवा व्यक्ति है और एक छोटा सा बच्चा है,
दोनों मिलकर अगर कोई गलती करती है तो उस युवा को ज्यादा सजा दी जाती है और उस छोटे से बच्चे को थोड़ा कम सजा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, कानून के सामान्य संरक्षण में अगर कोई दो व्यक्ति, कोई भी युवा है और एक बच्चा, दोनों गलती करती है तो उस युवा को ज्यादा सजा दिया जाता है और उस बालक को, उस छोटे से बच्चे को कम सजा दिया जाता है। तो कहने का मतलब यही हो गया कानून के समान संरक्षण। इस कानून के समक्ष समानता जो है, इसका पहला बार इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? एबी डिसे ने इसका प्रयोग किया था। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि इस अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि यह जो अनुच्छेद 15 है इसमें 5 बातें कही गई है। क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 15 में कोई भी केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार या फिर कोई आम जनता हो, या फिर क्या हो, कोई आम जनता हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या आम जनता द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे जन्म के आधार पर, जन्म या लिंग के आधार पर या फिर जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर या धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप यह बात याद रखिएगा। 5 बातें हैं, जन्म है, लिंग है, जाति है, वंश है और धर्म है। इन 5 के आधार पर आप किसी व्यक्ति के साथ क्या भेदभाव नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यह पॉइंट आप समझ गए होंगे, या अनुच्छेद समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों समझते हैं अनुच्छेद 16 का समझते हैं। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है कि लोक नियोजन में समानता। क्या कहा गया है? लोक नियोजन में समानता। इसका कहने का क्या मतलब हो गया? लोक नियोजन में समानता अर्थात जब भी कोई सरकारी की नौकरी की वैकेंसी निकलती है तो उस सरकारी नौकरी की वैकेंसी में सभी लोगों को, जैसे हिंदू को जितना उस सरकारी नौकरी में भरने का अधिकार है, फॉर्म फिलअप करने का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार के अन्य जाति के लोगों को भी, अन्य धर्म के लोगों को भी उस वैकेंसी में फॉर्म भरने का अधिकार है। अर्थात सभी लोगों को समानता का अधिकार है। इसमें सरकार कभी ऐसा नहीं कर सकती है कि हिंदू जाति के अंतर्गत जितने भी ओबीसी कैटेगरी के लोग आते हैं उसे फॉर्म भरने के लिए नहीं दिया जाएगा। ऐसा नियम कभी भी सरकार नहीं लगा सकती है। तो अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया? लोक नियोजन में समानता। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया। अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता की बात की गई है। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत की बात की गई है। छुआछूत अर्थात किसी भी व्यक्ति के साथ आप छुआछूत की भावना नहीं रह सकते हैं। जैसे गांव में ज्यादा देखा जाता है जाति के आधार पर, जब निम्न जाति के लोग होते हैं तो उसके सामने होता है नीचे बैठाकर बात की जाती है, या फिर निम्न जाति के लोग किसी मंदिर में जाते हैं तो उसके जाने के बाद उस मंदिर को धुलवा दिया जाता है। तो ये सारी भावनाएं देखी जाती है। तो ये सारी भावनाएं अगर आप कानूनी रूप से पकड़े जाएंगे तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो आप याद रखिएगा अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत। अगर किसी बीमारी से आप किसी व्यक्ति से छुआछूत कर रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस से, तो यह सब क्या है? यह सब लीगल है, इसके प्रति कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अर्थात कोई भी बड़े रोग से संबंधित किसी व्यक्ति से छुआछूत कर रहे हैं तो यह सब क्या है? समान है, इसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अनुच्छेद 18 की बात करते हैं। अनुच्छेद 17 तक दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं अनुच्छेद, अब यहाँ पर यह अनुच्छेद 16 जो था इसमें एक पॉइंट थी, जैसे लोक नियोजन की समानता है, तो इसमें एक बात आती है आरक्षण की। अब आरक्षण में क्या होता है? लोग समझते हैं कि हम कुछ लोगों के साथ क्या असमानता की व्यवहार की जाती है। जैसे आरक्षण जिस लोगों को मिल रहा है वह आरक्षण जिस लोगों को मिल रहा है वह लगता है कि सही है, और जिस लोगों को नहीं मिल रहा है उसके लिए क्या गलत है, अर्थात आरक्षण को बंद कर दिया जाए। आप सोचिए अगर आरक्षण अगर गलत रहता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या बुर्बक है, उस आरक्षण को समाप्त नहीं कर देता। कोई भी नियम जो होती है, जब भी नियम बनती है राज्यसभा लोकसभा और पारित होने के बाद फाइनली जब राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर हो जाता है और उसके खिलाफ अगर उसके बाद भी कोई भी नियम अगर गलत रहती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस नियम को खारिज कर देती है। तो क्या इस आरक्षण के नियम को वह समाप्त नहीं कर देती सुप्रीम कोर्ट अगर गलत रहती तब? नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? आरक्षण जो देना सही है,
सही है, क्यों सही है उसको हम समझते हैं। आप देखिएगा समाज में दो तरह के लोग रहते हैं, एक खूब अमीर है, एक क्या खूब क्या गरीब है, और एक क्या मीडियम तरह के लोग हैं। तो मीडियम को छोड़ ही दीजिए, जो क्या खूब गरीब है वह क्या है, वह बहुत ही गरीब है। अब देखिए अमीर जो है वो अमीर होते जा रहा है, लेकिन यह गरीब को अगर छोड़ दिया जाए तो वह गरीब और गरीब हो जाएगी। इसलिए सरकार जो है इसके खिलाफ जो होती है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह अमीर जो है अमीर होते जा रहा, अब इस गरीब को थोड़ा सा सहायता दी जाएगी तो यह थोड़ा सा बराबरी कर पाएगा। इसलिए क्या होती है, इस गरीब को आरक्षण दी जाती है। हालांकि आरक्षण उस मामले में गलत है, जैसे कोई भी आरक्षण वाले व्यक्ति अगर IAS अधिकारी बन जाते हैं, कोई भी अधिकारी बन जाते हैं, अगर उसके बेटे को आरक्षण दिया जाता है तब वहां पर थोड़ा गलत दिखता है। क्यों? क्योंकि वह क्या है, बहुत ही उच्च कुल का वह क्या व्यक्ति का बेटा है, इसके लिए उसको आरक्षण मिलना थोड़ा सा गलत लगता है। फिर भी आप सरकार की मर्जी। चले दोस्तों, अब देखते हैं अनुच्छेद 17 का समझ लिए, अब देखते हैं अनुच्छेद 18 को समझते हैं। अनुच्छेद 18 में क्या बताई गई है? अनुच्छेद 18, तो अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है कि उपाधियों का अंत कहा गया है। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत, अर्थात यह उपाधियों का अंत क्यों किया गया? समाज को संतुलन करने के लिए इस उपाधियों को अंत को हटा दिया गया। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे लगा लेता महाराजा धीराज सोहन कुमार महाराजा धीराज लगा लेता, तो समाज में उसे एक अलग नजरिए से देखा जाता है कि यह एक क्या उच्च व्यक्ति के कुल के व्यक्ति हैं। यह अनुच्छेद 18 क्या है? इसी समाज को संतुलन बनाने के लिए इस उपाधियों का अंत किया गया। हालांकि यह उपाधि को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया। किस उपाधि को समाप्त किया गया? जो पहले महाराजा लोग उपाधि लगाते थे, जैसे महाराजा धीराज की उपाधि हो गया और क्या नाइटहुड की उपाधि हो गया, इन सारे उपाधि को समाप्त किया गया। अगर कोई भी व्यक्ति को कोई भी अवार्ड मिली है, जैसे भारत रत्न मिला है, तो उस भारत रत्न को भी अपने नाम के सरनेम के आगे वह नहीं लगा सकते हैं। या फिर कोई विदेश में जाकर उपाधि मिली है, उस उपाधि को भी अपने नाम के आगे नहीं लगा सकती है। तो किस उपाधि को लगा सकती है? तो कोई भी व्यवसाय से संबंधित, कोई भी बिजनेस से संबंधित उपाधि मिली है तो उसको लगा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पैसे से इंजीनियर है तो अपने नाम के आगे इंजीनियर लगा सकता है, प्रोफेसर है तो प्रोफेसर लगा सकता है, डॉक्टर है तो डॉक्टर लगा सकता है, और रैंक से संबंधित भी उपाधि लगा सकता है। जैसे कोई इंस्पेक्टर है तो अपने नाम के आगे इंस्पेक्टर, DSP है तो अपने नाम के आगे DSP लगा सकता है। तो इन सारी उपाधि को समाप्त नहीं किया गया है, और पहले जो उपाधि थी उन सारी उपाधि को समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों अब समझ गए होंगे अनुच्छेद 18 को। चलिए दोस्तों अब समझते हैं अनुच्छेद 19 को समझते हैं। अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है? इस अनुच्छेद 19 को बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, अर्थात संविधान के रीढ़ की हड्डी जो है, किस अनुच्छेद को कहा गया है? कि अनुच्छेद 19 को कहा गया है। अब रीढ़ की हड्डी कहा गया है तो जरूरी यह अनुच्छेद बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। वाकई में अनुच्छेद 19 जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें 7 अनुच्छेद आते हैं। तो पहले अनुच्छेद 19 के 1 में देख लेते हैं क्या कहा गया है। अनुच्छेद 19 के 1 में कहा गया अभिव्यक्ति अर्थात एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति अर्थात किसी भी व्यक्ति के सामने या किसी भी सरकार के सामने अपने भावनाओं को हम रख सकते हैं। इसी के सामने दिया गया, इसी में बताया गया बोलने का अधिकार, RTI दिया गया, पुतला के बारे में पुतला दिया गया, झंडे दिया गया, और इसी में मीडिया की चर्चा की गई है। चलिए दोस्तों अब इसको समझते हैं क्या है। अर्थात बोलने का अधिकार, हमें सरकार के खिलाफ क्या है? निंदा करने का अधिकार है। अगर कोई भी वह गलत काम करती है तो उसके खिलाफ बोलने का अधिकार है। RTI अर्थात राइट टू इंफॉर्मेशन, अर्थात हमें सरकार से प्रश्न पूछने का भी अधिकार है। और पुतला, अगर कोई सरकार अपना ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है तो देखते होंगे आप सड़क पर कोई भी सरकार ठीक ढंग से काम नहीं करती है तो उसके खिलाफ पुतला बनाकर उस पुतला को जलाया जाता है। उस झंडे को लेकर जो पार्टी रहती है उस झंडे को लेकर भी क्या होता है? खूब प्रदर्शन की जाती है। इसी में मीडिया की चर्चा की गई है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा अनुच्छेद 19(1) के तहत। चले दोस्तों अब अगला देखते हैं। इस अनुच्छेद 19 के 2 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 19 के 2 में क्या कहा गया कि सभा, अर्थात आप अगर किसी भी सरकार के समक्ष बोल रहे हैं तो 10-15 आदमी मिलकर शांति पूर्वक अर्थात सभा के रूप में भी उस व्यक्ति सरकार के सामने क्या था? बोल सकते हैं। कौन? सभा करने की स्वतंत्रता। आप याद रखिएगा 19 के 2 में क्या कहा गया? सभा करने की स्वतंत्रता।
किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 19 के 2 में दिया गया है। लेकिन सभा का आप याद रखिएगा, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 2 में दिया गया है। और अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 19 के 3 में क्या कहा गया है कि शांतिपूर्वक संगठन करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक अगर आप सभा कर लिए तो उस सभा के थ्रू आप संगठन भी कर सकते हैं, वह शांतिपूर्वक, ना कि हथियार लेकर आप सभा या संगठन करें। और इसके बाद दिया गया अनुच्छेद 19 के 4 में क्या कहा गया है कि आप सभा कर लिए तो क्या था, भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार है। भारत में कहीं भी घूमने या विचरण या घूमने का अधिकार अनुच्छेद 19 के 4 में दिया गया। भारत में आप कहीं भी जाकर घूम सकते हैं, आपको कोई भी रोकेगा नहीं। तो चले दोस्तों, 19 के 5 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 19 के 5 में कहा गया है कि आप घूमने का अधिकार है और कहीं भी बसने का अधिकार है, बसने या निवास करने का अधिकार। किस अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद 19 के 5 में। अनुच्छेद 19 के 5 में दिया गया है कि भारत में आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, आपको कोई भी रोक टोक नहीं है। और इसी के बाद अनुच्छेद 19 के 6 में क्या कहा गया कि 19 के 6 में क्या कहा है? संपत्ति का अधिकार दिया गया। संपत्ति का अधिकार, आप इसको याद रखिएगा, संपत्ति के अधिकार दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हम शुरुआत में ही समझाए थे। इसे क्या, इसे 44वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त किया गया था, इन सारे पॉइंट को हम डिस्कस किए थे। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार 19 के 6 में, इसे वर्तमान में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। दोस्तों 19 के 7 में क्या दिया गया कि व्यापार करने की स्वतंत्रता, अर्थात आप भारत में कहीं भी जाकर आप व्यापार कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी रोक टोक नहीं है। तो दोस्तों आप यह अनुच्छेद 19 को कंप्लीट रूप से समझ गए होंगे। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने 7 अनुच्छेद आते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे अनुच्छेद की बात करते हैं। आगे अनुच्छेद क्या बताई गई है? अनुच्छेद 19 के बाद आती है अनुच्छेद 20, अर्थात अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि जब भी हम अपराध करते हैं, अपराध या दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दी गई है। अर्थात किसी को भी आप मर्डर करते हैं तो उस मर्डर के संबंध में भी 3 प्रकार के संरक्षण दिया गया है। क्या संरक्षण दिया गया? अगर आप किसी व्यक्ति को अपराध करते हैं तो उस अपराध के लिए, अर्थात एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, एक ही बार आपको सजा दी जाएगी। अर्थात ऐसा नहीं है कि अगर पुलिस आपको एक अपराध के लिए पकड़ती है तो उसको आप बार बार उसको सजा देंगे, ये अधिकार पुलिस को कभी नहीं मिली है। और इसमें क्या संरक्षण दिया गया है कि अगर आप अपराध किया है तो एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी और वह जो वर्तमान में बने हुए नियम के अनुसार सजा दी जाएगी। वर्तमान में बने हुए नियम के अनुसार सजा दी जाएगी। यह क्यों कहा गया कि मान लीजिए आप 2003 में अगर आप किसी व्यक्ति का अपराध किए, किसी व्यक्ति का मर्डर किए हैं और बाय चांस क्या हुआ, आपके 2005 में क्या सुनवाई हो रही है और 2003 में यह नियम था कि एक मर्डर के लिए आपको 2 साल की सजा होगी, लेकिन 2005 में सुनवाई हो रही है और उस टाइम वह नियम बन गया कि एक अपराध के लिए आपको 5 साल की सजा होगी। तो अब क्या होगा? 2005 में बने हुए नियम के अनुसार सजा नहीं मिलेगी, बल्कि 2003 में बने हुए नियम के अनुसार सजा दी जाएगी, जिसमें यह कहा गया था कि एक अपराध के लिए 2 साल की सजा होगी। तो आप याद रखिएगा कि वर्तमान में बने हुए नियम के अनुसार आपको सजा दी जाएगी जब आपको गिरफ्तार किया गया है तब। और उस अपराध के लिए उस अपराध को कबूल करवाने के लिए आप पर दबाव नहीं डाला जाएगा कि जब भी आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो वह गिरफ्तार करके जेल में खूब मारती पीटती है ताकि उस जुर्म को आप उस जुर्म को स्वीकार कर ले। इसलिए क्या होता है, जेल में जो भी गवाही दी जाती है उस गवाही की मान्यता नहीं होती है, उसी गवाही की मान्यता होती है जब मुजरिम जो है कोर्ट में जाकर जज के समक्ष जो भी बयान देता है वही बयान क्या होती है, वह मान्यता होती है। तो दोस्तों आप अनुच्छेद 20 को आप डिटेल पूर्वक समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 को बात करते हैं। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, या फिर इसको हम दूसरे भाषा में लिख सकते हैं जीवन जीने का अधिकार भी बोल सकते हैं, जीवन जीने का अधिकार। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अर्थात आपके प्राण को कोई भी व्यक्ति जो है आपके प्राण को कोई भी व्यक्ति ले नहीं सकता, अर्थात आपको मर्डर कभी नहीं कोई भी व्यक्ति कर नहीं सकता, या फिर अपने प्राण की रक्षा जो है या अपने प्राण को खुद भी नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हो, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अर्थात आपके प्राण को कोई भी नहीं ले सकता है, या फिर अपने प्राण को आप खुद भी अपने आप को भी यानी सुसाइड भी नहीं कर सकते। अगर सुसाइड किए और सुसाइड के बाद अगर बच जाते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। क्यों? क्योंकि आप एक भारत के नागरिक हैं और आपके भारत के नागरिक होने के साथ साथ आपको यहाँ पर जीने का अधिकार है, आप अपने प्राण को कभी ले नहीं सकते हैं। तो दोस्तों आप याद रखिएगा अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो दोस्तों इसी में आता है अनुच्छेद 21 के को आता है, अनुच्छेद 21 के को। इस अनुच्छेद में एक और बातें कही गई है, क्या बातें कही गई है, इसी अनुच्छेद में बताई गई है कि एकांत एंड विदेश जाने की स्वतंत्रता, विदेश घूमने की स्वतंत्रता। इस बात को आप याद रखिएगा, यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकांत या विदेश घूमने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो वह अनुच्छेद 21 में ही दिया गया है। कि जबकि अनुच्छेद 19 में हम क्या बताए थे कि भारत में घूमने की स्वतंत्रता। अब एग्जाम में क्वेश्चन फंसा कर पूछ दिया जाता है कि विदेश घूमने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो आपको अनुच्छेद 19 भी दिया जाएगा। जबकि अनुच्छेद 19 में क्या था कि भारत में घूमने की स्वतंत्रता, जबकि अनुच्छेद 21 में क्या है कि विदेश में घूमने की स्वतंत्रता, और यह दोनों अनुच्छेद दिया जाएगा, अनुच्छेद 21 भी रहेगा और अनुच्छेद 19 भी रहेगा। तो आपको अनुच्छेद 21 पर टिक करना है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहाँ दिया गया है, तो वह अनुच्छेद 21 में दिया गया, और इसी में दिया गया है कि एकांत या विदेश घूमने की स्वतंत्रता। चलिए दोस्तों इसी में एक दिया गया अनुच्छेद 21 के क, अनुच्छेद 21 के क। जब भी अनुच्छेद 21 के क हो या 19 के 1 हो, इस तरह के जो भी अनुच्छेद हो गए आप समझ जाइएगा वह अनुच्छेद जो है वह बाद में जोड़ा गया है। इसमें क्या दिया गया है, अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार दिया गया, जिसके अंतर्गत यहाँ बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उसे मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, इसके लिए उसे कोई रुपया नहीं लिया जाएगा। और 0 से 6 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उसकी स्वास्थ्य की जिम्मेवारी किसकी होगी, तो वह सरकार की होगी। और आप देखते होंगे जितने भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं उससे पोलियो का इंजेक्शन हो या खसरा का इंजेक्शन है, वह क्या होता है सरकार द्वारा फ्री में दिया जाता है, उसके बदले कोई भी रुपया नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा 21 को में शिक्षा का अधिकार है। इससे कब जोड़ा गया मौलिक अधिकार में, यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे 26वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। तो दोस्तों आप यह पॉइंट याद रखिएगा, मौलिक अधिकार से संबंधित इतने अनुच्छेद को याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी मौलिक अधिकार से संबंधित दो तीन क्लास और आएगी। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।